हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पाचन तंत्र के टॉपिक लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को पाचन तंत्र को आसान भाषा, आसान शब्दों में समझाने वाले हैं कि हमारे भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है और उसका पूर्ण पाचन कहाँ होता है। एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को अभी समझाएंगे कि हमारे भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। हम भोजन को जब ग्रहण करते हैं उसका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है और उसका पूर्ण पाचन कहाँ होता है और हमें एनर्जी किस प्रकार मिलती है भोजन के द्वारा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बना हुआ है और इसके सभी पार्ट को दिखाया गया है। हम इन्हीं पार्टों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किसके माध्यम से कहां से भोजन का पचना शुरू होता है और कहां उसका पूर्ण पाचन होता है। तो चलिए अब अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम आते हैं मुख भूमिका में। सबसे पहले हम भोजन को मुख में लेते हैं तो दांतों के द्वारा भोजन को हम चबाते हैं और भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ डालते हैं। तोड़ने के बाद मुख में ही एक लाला एंजाइम पाया जाता है और लाला ग्रंथि में एक लार एंजाइम पाया जाता है और यह जो लार एंजाइम होता है यह जो भोजन को दांतों द्वारा चबाया गया था उसमें मिल जाता है और उसे चिकना और चिपचिपा बना देता है। अर्थात हमारे मुख में भोजन चिकना और चिपचिपा बन जाता है। अब इसके बाद जब भोजन को हम निगलना चाहते हैं तो हम निगलते हैं तो यह ग्रसिका से होते हुए हमारे आमाशय तक पहुंच जाता है। ग्रसिका में जो दीवारें होती हैं, ग्रसिका जो दीवारें हैं, इसमें एक संकुचन होता रहता है जिसके द्वारा हमें भोजन को निगलने में आसानी होती है। यदि भोजन निगले हुए भोजन जब आमाशय तक पहुंचता है और आमाशय इस भोजन को स्वीकार नहीं करता है तो यह भोजन जो यहाँ तक आया हुआ है यह पुनः इसी ग्रसिका से होते हुए मुख तक पहुंचता है और मुख से बाहर आ जाता है, जिसे कहते हैं हम वामन अर्थात उल्टी होना इसी के द्वारा होता है। जब भोजन को आमाशय स्वीकार नहीं करता है तो यह पुनः वापस चला जाता है और वह बाहर निकल जाता है, जिसे कहते हैं उल्टी हो गया। अब समझते हैं कि भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। यदि जो ग्रसिका के माध्यम से भोजन आया हुआ है और आमाशय उसे स्वीकार कर लेता है तो फिर यह भोजन को इस नलिका से हमें आगे भेजता है और इसी नली के रास्ते में ही मिलता है आपका यकृत अर्थात लीवर, इसे लीवर कहते हैं, यकृत मिलता है। अब यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है जो कि भोजन को पाचन में सहायता करता है और जो पित्त रस यकृत द्वारा बनाया गया है उसका संग्रह पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है, यहाँ इसका संग्रह होता है। और भोजन में आए हुए वसा का पाचन यह पित्ताशय कर देता है। कौन करता है? तो पित्ताशय कर देता है वसा का पाचन। अब यहाँ से होते हुए अब इसी रास्ते में आपको एक डायग्राम दिख रहा है, एक आता है अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है कि भोजन में आए हुए कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? तो अग्नाशय करता है। अब इस रास्ते से होते हुए हमारा भोजन छोटी आंत में पहुंच जाता है। जैसे ही छोटी आंत में आता है भोजन का पूर्ण रूप में पाचन प्रारंभ हो जाता है। भोजन का पाचन होता है हमारी छोटी आंत में, अर्थात पूर्ण रूप में पाचन का होता है छोटी आंत में होता है और शुरू कहां से होता है? शुरू मुख से होता है। अब छोटी आंत में कुछ ये जो आपको संरचना दिख रही है इसमें कुछ दीर्घरोम अर्थात रसायन पाए जाते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम से समझा रहे हैं। जैसे कि यह है, मान लीजिए छोटी आंत की दीवार है। अब इसमें हमारा भोजन आ रहा है, भोजन इसमें आ रहा है नलिका से। अब इसी दीवार में नलिकाओं में एक अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम दीर्घरोम या रसायन कहते हैं। अब यह रसायन क्या करता है कि जब से इस नली के माध्यम से भोजन गुजरता है तो यह रसायन का आकार क्या है कि इनमें से जितने आवश्यक पदार्थ होते हैं उन्हें अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? अवशोषित
लेता है और अवशोषित करने के बाद इन्हें जलन संग्रहित कर लेता है और संग्रह के बाद इन्हें वाहिनियों में भेज देता है। किसमें भेजता है? तो वाहिनियों में भेज देता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और हम चलते फिरते रहते हैं, अपने काम को करते हैं। यह इसी के माध्यम से होता है। यदि छोटी आंत में द्विग्रोम अर्थात रसायन नहीं होते तो भोजन में जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण नहीं हो पाता और हमें ऊर्जा नहीं मिल पाती, अर्थात ऊर्जा दिलवाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब चलते हैं कि अवशोषण के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है, जिसका जो अपचित होता है, जिसे पाचन नहीं हो पाता है, यह चला जाता है, इसके माध्यम से यह बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में जाता है और जो अवशोषित जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं अर्थात जो अपचित होते हैं, तो इनमें जो भी पानी होता है इसका अवशोषण हो जाता है बड़ी आंत में, और जो बचते हैं वह मलाशय के रूप में या बाहर निकल जाते हैं, जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन के रूप में या बाहर निकल जाते हैं। जो भी अपशिष्ट होते हैं यह बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार हमारे भोजन का पाचन होता है, मुख से प्रारंभ होता है और सब प्रोसेस करते हुए सबसे अधिक पाचन यानी पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, और जो भी अपचित बचते हैं वह मलाशय से बड़ी आंत से होते हुए मलाशय से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार हमारे भोजन का पाचन होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह पाचन तंत्र के इस वीडियो को बहुत अच्छे समझे होंगे। अब हम देखते हैं कि इनमें से ऑनलाइन किस प्रकार बनते हैं। दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है पाचन तंत्र, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह कोई भी इसके लिए लिमिट नहीं है कि किस एग्जाम के लिए है, यह ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी एमपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, यह पाचन तंत्र बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा पाचन तंत्र तो सभी के लिए सभी को जानना चाहिए कि पाचन तंत्र होता क्या है। कोई आपसे पूछ दिया कि हमारे शरीर में पाचन जब हम भोजन करते हैं उसका पाचन कैसे होता है, तो आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो समझ आ जाएगा कि भोजन का पाचन कैसे होता है, सबसे पहले पाचन कहाँ होता है और उसका पूर्ण पाचन कहाँ होता है। यह सभी को जानना चाहिए कि हमारे जो शरीर में भोजन का पाचन होता है या किस प्रकार होता है। अब देखते हैं कि हमारे जो एग्जाम में बनते हैं ऑनलाइन क्वेश्चन इस पाचन तंत्र से वो किस प्रकार बनते हैं। यदि आपको जो मैंने समझाया हो पाचन तंत्र को या आपको अच्छे समझ आया होगा तो जो भी ऑनलाइन क्वेश्चन कराएंगे उसे समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के ऑनलाइन क्वेश्चन से बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मुख भूजा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भोजन का सबसे पहले पाचन कहाँ होता है। तो सबसे पहले पाचन तो मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले पाचन हमारे मुख भूजा में होता है, अर्थात जैसे हम भोजन को अपने मुख में लेते हैं तो उसका पाचन वहीं से प्रारंभ हो जाता है। अगला आता है लाला ग्रंथि। इसमें पूछा जाता है कि जो लाला ग्रंथि होती है इनमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इनमें लाल अर्थात लाल एंजाइम पाया जाता है जो कि भोजन को चिकना बना देता है। नेक्स्ट आता है ग्रसिका। पूछा जाता है एग्जाम में कि ग्रसिका का मुख्य कार्य क्या है। तो जैसे ही मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रसिका का मुख्य कार्य है कि जो भी हम भोजन को लेते हैं अपने मुख में और दांतों द्वारा जो भोजन चबाए जाते हैं और जिसमें लाल मिर्च चिकना बना देता है उसी भोजन को इस नली के द्वारा ग्रसिका के द्वारा या आमाशय तक पहुंचाना, यह ग्रसिका का काम होता है। अब ग्रसिका को हम दूसरे नाम से जानते हैं, भोजन नली के नाम से भी जानते हैं। अगला बनता है लीवर अर्थात यकृत। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीवर और यकृत से क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर अर्थात यकृत ही है। आपको बिल्कुल डाउट नहीं पड़ना है, लीवर को ही यकृत कहते हैं। यदि ऑप्शन में लीवर है तो भी टिक करिएगा और यकृत है तो भी टिक करिएगा। दो में से एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा यदि क्वेश्चन बनता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इसके अलावा इस क्वेश्चन बनता है कि यकृत में पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है। तो पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है, लीवर में होता है। जैसे मैंने बताया था कि पित्तरस का निर्माण भी यकृत में होता है। अगला आता है पित्ताशय। जो भी पित्तरस बनता है, जो भी पित्तरस यकृत में बनता है उसका संग्रह यानी इकट्ठा या पित्ताशय में होता है। याद रखिएगा कि पित्तरस को संग्रहित करने का काम पित्ताशय का होता है और वसा का पाचन भी पित्ताशय करता है। तो दोस्तों इस इतने जो आपके भाग हैं, जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चन बनते हैं उसको मैंने करा दिया है।
अब चलते हैं हम अमाशय की तरफ। अग्नाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, इनमें देखते हैं कितने ऑनलाइन क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला आते हैं हम अमाशय। तो पहले क्वेश्चन बनता है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCl का पूरा नाम क्या होता है। तो HCl का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और सबसे मेन बात पूछा जाता है कि HCl का काम क्या होता है, HCl क्यों पाया जाता है इसमें। तो मैंने तो अभी बताया है कि HCl का मुख्य कार्य होता है कि भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना। यदि भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणु को HCl नष्ट करता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। अब यदि HCl न होता तो भोजन में जितने भी हानिकारक जीवाणु आते उसको कोई नष्ट करने वाला होता ना, जिससे हम अस्वस्थ पड़ सकते थे। इसलिए HCl क्या करता है, जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं जो अनावश्यक होते हैं, भोजन साथ चले जाते हैं, उन्हें यह मार डालता है। यानी यहीं से उनकी जीवन समाप्त कर देता है, मार देता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। इसके अलावा HCl भोजन को अम्लीय बनाता है। ये याद रखिएगा कि भोजन को अम्लीय बनाने में भी इसका योगदान होता है। अगला आता है अग्नाशय। अग्नाशय क्वेश्चन बनता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है। तो अभी भी मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन अग्नाशय में होता है। अब हम आते हैं क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत। तो ये याद रखिएगा कि क्षुद्रांत को छोटी आंत करते हैं और बृहदांत को बड़ी आंत करते हैं। क्वेश्चन बनता है कि क्षुद्रांत में भोजन का पाचन पूर्ण रूप में होता है या अपूर्ण रूप में होता है। तो क्षुद्रांत में भोजन का पाचन पूर्ण रूप में होता है, यानी कि जितना भी भोजन अपचित बचता है उसका पूर्ण रूप में पाचन हो जाता है क्षुद्रांत में, और जो भी अपचित बच जाता है उसको यह बृहदांत में भेज देता है और इसको यह बाहर निकाल देता है, मलाशय में बाहर निकल जाता है। अर्थात क्षुद्रांत में भोजन का पूर्ण रूप में पाचन होता है। इसके अलावा क्षुद्रांत से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षुद्रांत की अर्थात छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो आपको याद रखिएगा इसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। अर्थात यह बृहदांत अर्थात बड़ी आंत से लंबी होती है। आप लोगों को देखने में लग रहा होगा कि बृहदांत अर्थात बड़ी आंत लंबी होती होगी, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। बड़ी आंत छोटी होती है और छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है। अगला है बृहदांत। बृहदांत बड़ी आंत। इससे क्वेश्चन बनता है कि जो भोजन में पानी होता है उसका अवशोषण कहाँ होता है। तो जो भोजन में पानी होता है उसका अवशोषण बृहदांत अर्थात बड़ी आंत में होता है। और बनता है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी है। तो बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। ये याद रखिएगा कि छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। अब अगला आता है मलाशय। तो मलाशय तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने अभी समझाया था कि जो भी भोजन अपचित होता है और उसमें से पानी का अवशोषण के बाद जो भी अवशिष्ट बचता है, अपचित भोजन बचता है, यह मलाशय अर्थात गुदा के रूप में यह बाहर निकल जाता है, अर्थात उत्सर्जन अवशिष्ट के रूप में यह बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको यह पाचन तंत्र अच्छे समझ आया होगा। और जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चन कराए गए हैं यह एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको यह पाचन तंत्र का डायग्राम स्ट्रक्चर से समझ आया गया होगा तो मैं आशा करता हूं कि जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चन कराए गए हैं यह आपको समझ आ गए होंगे। यदि आपको जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चन कराए गए हैं इनको आपको लिखने में कठिनाई हो रही है तो आप वीडियो को रोक के उन्हें अपने नोट्स में जरूर लिखिए, जिससे कि आपको अपने जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के समय उन्हें देखने में आसानी हो। दोस्तों, आज तक इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे